धर्म के अनुसार उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता के बीच कोई विवाह ही नहीं होता। उन्होंने यहाँ पर धर्म का हवाला दिया। धर्म मीन्स यहाँ पर नियम बनाए गए ऐसे कि उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच में जो अगर प्रतिलोम विवाह है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसा समाज में एक नियम बनाया गया। ठीक है, तो इनके बीच विवाह नहीं हो सकता। अतएव इससे प्रजनित, लेकिन जिसको हम प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो उसमें तो व्यक्ति ऊंचा नीचा देखता ही नहीं है, वो हो जाता है। और उनसे जो संततियां होती हैं, संतति मीन्स उनसे संतानें जो होती हैं वो भी अवैधानिक ही होगी, जिसको कहते हैं ना अवैध संतान, तो वो भी अवैधानिक ही मानी जाती है। यही विचार वशिष्ठ तथा बौधायन ने भी स्वीकार किया है। वशिष्ठ स्मृति, बौधायन स्मृतियां, हमारे यहाँ बहुत सी याज्ञवल्क्य स्मृतियां, बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई हैं जिन पर हमारे देश के नियम आदि बनाए गए, हमारे समाज को ठीक से सुख से रहने के लिए उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं कि उन नियमों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन सरलता से गुजर जाएगा बिना किसी टकराहट के ज्यादा, इसलिए ये नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पर वशिष्ठ और बौधायन भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार की संतति को आप स्तंभ स्मृति में क्या कहा गया? चांडाल, वेणु, चांडाल कहा गया, वेणु कहा गया। मतलब अगर शूद्र वर है, शूद्र पुरुष है और कन्या ब्राह्मण है तो उनकी संतान तो चांडाल हो गई। ठीक है, वेणु तथा गौतम ने रथकार, ठीक है, कुल्लट, वेण आदि जाति माना है। ये सब जातियां कौन सी होती हैं? रथकार मतलब रथ बनाने वाले, अब वेण और कुल्लट ये सब जातियां कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि कोई किसी को पशुपालन चराने, गाय चराने को कह दिया जाए, जो तुम दिन भर सारे गांव के चराते रहो, तो इस तरह की जातियों को वेणु आदि कहा जाता है। तो इससे समाज, तो ये सब निम्न हो गए, इससे समाज में वर्ण संकर विद्यमान हो गए। समाज में क्या आई? वर्ण संकरता। ये शब्द आजकल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम धान गेहूं की फसल बहुत पसंद करते हैं, आजकल बीज जो मिलता है वो होता है इसका हाइब्रिड धान का बीज ले आते हैं, हाइब्रिड गेहूं का बीज ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पैदावार देश में अधिक होती है। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या आया, ठीक, तो उससे पैदावार, लेकिन जब मानवों में ये सब हुआ तो वहां पर उसको अवैध माना गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ण संकर। तो ऐसी संततियां ऐसी जो होती हैं वर्ण संकर माने गए। तथा बहुत सी, इससे क्या हुआ? बहुत सी मिश्रित जातियों का अभ्युदय हुआ। अब शूद्र पुरुष ने ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया, या शूद्र पुरुष ने क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लिया, या शूद्र पुरुष ने या वैश्य पुरुष ने वैश्य कन्या से, या वैश्य पुरुष ने ब्राह्मण कन्या से, मतलब चारों वर्णों में उलटफेर जब हो गई तो बहुत सारी हौच पौच हुई, तो बहुत सारी जातियों का अभ्युदय हो गया। क्योंकि वो वर्ण में शामिल ही नहीं किए गए तब उनको एक जाति मान लिया गया। तो इससे भी बहुत सारी जातियों का उत्पन्न होना दिखता है। व्यवसायों के अंदर भी खंड होने लगे। अब सभी व्यवसाय जैसे तो थे नहीं, तो कुछ व्यवसायों को उच्च कहा गया, उच्च कोटि का, कुछ व्यवसायों को निम्न कोटि का कहा गया, वहां पर भी खंड होने लगे। तो इन खंडों और विभेदों के कारण भी जातियों का विकास एवं विस्तार होने लगा, जब देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार विकास के क्रम में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास को स्वीकार किया जाना ही उचित है। हम ये मान सकते हैं कि जो 5-6 सिद्धांत हमने पढ़े उसके बजाय अगर हम इस तरह देखें कि समाज में कैसे जनसंख्या बढ़ी और किस तरह से बढ़ी है, तो चारों वर्ण एक वर्ण न रहकर अब उनके अंदर से विभिन्न जातियों का भी हमको अभ्युदय दिखाई पड़ता है। तो जातियों का विकास और उनकी उत्पत्ति और विकास दोनों को स्वीकार करना ही उचित माना है अधिकांश के दौर में, यही होना चाहिए। आर्यों के प्रधान कार्य क्या थे? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। वाणिज्य मीन्स होता है व्यापार, तो कृषि, पशुपालन और व्यापार ये आर्यों के प्रमुख कार्य थे। विस्तार के साथ साथ व्यापार, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। आर्य सभ्यता हमारी कृषि प्रधान सभ्यता थी, लेकिन कहीं न कहीं दूसरों का एक दूसरे पर असर पड़ा, दोनों सभ्यताओं का, तो इससे व्यापार भी आर्यों के उसमें आ गया। नहीं तो पहले वो कृषि और पशुपालन ही ज्यादा करते थे। तो अब ये हो गया। अब जब विस्तार के साथ साथ जब जनसंख्या विस्तार भी हुआ इस तरह का, तो अनेकानेक उद्योग और धंधों का विकास हुआ। अनेक प्रकार के समाज में काम दिखाई पड़ने लगे, उद्योग बने, धंधे करने लगे लोग इस तरह।
तो यहाँ पर उद्योग धंधों में लगे रहने वालों के वर्गों का भी उदय हुआ। कि कुछ परिवार ऐसे हुए जो न कृषि कर रहे थे, या कृषि कर रहे थे तो कृषि ही करते रहे, उद्योग कर रहे थे तो उद्योग धंधे ही कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं तो उनका परिवार पशुपालन में ही रमा हुआ है, उसी कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करने लगे हैं। ठीक है ना। तो उद्योग धंधे में लगे रहने वालों के इनके एक अलग अलग वर्ग हो गए। कार्य को भी उच्च और निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा और इनमें अलग अलग वर्गों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक युग में अनेक व्यवसाय परक जातियां उत्पन्न हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि अनेक व्यवसाय करने वाली जातियां उत्पन्न हो चुकी थी। हालांकि अभी वर्ण व्यवस्था लचीली थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन फिर भी व्यवसाय करने वाले लोग समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, जिनमें चर्मग्न, चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले, कापीर, लोहार, ठीक, तप्ता, बढ़ई, वप्ता, बढ़ई को कहते हैं तप्ता वप्ता, नापित, नाई को कहते हैं, भिषक, जो वैद्य होते थे, चिकित्सा करने वाले, उनको भिषक कहते थे। आदि ये प्रमुख जातियां ऋग्वैदिक काल में हमको दिखाई पड़ती थी कि मेन ये ऐसे कार्य समाज में हो रहे थे। वैद्य की भी जरूरत पूरी जनता को रहती है और नाई की भी जरूरत होती है, लोहार और बढ़ई की भी अति आवश्यक, क्योंकि रथ वगैरह का निर्माण होता था, घरों का निर्माण होता था, दरवाजा खिड़कियों का निर्माण होता था, नावों का, जहाज का व्यापार करने के लिए नदियों में जहाज का, और बैलगाड़ियों आदि का निर्माण भी बढ़ई और लोहार मिलकर ही ये सब करते थे। तो इस तरह की हमको जातियां ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अभी उनको जाति का टैग नहीं लगा था। ठीक है, अभी वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही आ रहे थे कि वैश्य वर्ण के हैं काम करने वाले या शूद्र वर्ण के हैं, इस तरह। अब उत्तर वैदिक युग आता है। उत्तर वैदिक युग में और भी नए नए धंधे दिखाई पड़ते हैं, और भी नए नए कार्य दिखाई पड़ते हैं। तो उद्योग धंधों के कारण विभिन्न व्यवसायगत और शिल्पगत वर्गों का गठन भी होने लगा था। अब विभिन्न व्यवसाय करने वाले और विभिन्न शिल्पी भी हमको दिखाई पड़ते हैं। शिल्पी मतलब कारीगर, शिल्पी का अर्थ होता है कारीगर, विभिन्न कार्यों, जैसे डलिया बनाना एक शिल्प है, कारीगर है। पंखा जो हाथ का डुलाया जाता है, बेना बनाना एक शिल्प है। ठीक है ना। मालाएं बनाना, बहुत से मतलब इस तरह से बनाना, चीजें बनाना, जो फूलों की मालाएं बनाना, ये सब शिल्प के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो बहुत से व्यवसायगत और शिल्पगत वर्गों का भी गठन होने लगा था, जिसमें से रथकार, जो रथ बनाने वाले थे, सूत, ये भी रथों का ही कार्य किया करते थे। करमार, हम जानते हैं तख्त, करमार मैंने होता है लोहार, तो लोहार होते थे। तक्ष, तक्षक मतलब जो तक्षण कला करते थे, यानी जो तक्षण कला मतलब होता है किसी धातु की चद्दर पे छेनी से, हथौड़ी से जो गढ़ा जाता है, कोई मूर्ति वगैरह गढ़ना, उसको तक्षण कला कहते हैं। ठीक है। छात्र मतलब योद्धाओं का वर्ग छात्र हैं। कुलाल, ईशुकृत, धन्यकृत, ठीक है, ये सब ईशुकृत इनको कहते हैं जो गन्ना वन्ना के खेती करते हैं। धन्यकृत कृषि वाले। मृगयु, मृगयु शिकारियों को बोलते हैं। रज्जु सर्ग, रस्सी को बनाने वाले, यानी धागा, रस्सी, ये जो होते हैं ना, क्या जैसे चारपाइयों के लिए रस्सी बनाना और कपड़ों के लिए भी धागा बनाना, ये सब रज्जु सर्ग है ना, कहलाते थे। वह मणिकार, सुराकार, मणिकार मतलब जौहरी, आजकल जिसको हम जौहरी बोलते हैं। सुराकार मतलब शराब वाले, है ना, मदिरा वाले, ऐसे हैं। विदलकार, कंटककार, निषाद, श्वनी, श्वनी मतलब जो कुत्तों के रक्षक हैं, श्वान के रक्षक हैं, ऐसे भी मतलब थे। निषाद जो मल्लाह होते थे। ठीक है। इस तरह से बहुत सी जातियां हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कब? उत्तर वैदिक काल में। बहुत से व्यवसाय, उद्योग धंधों, शिल्पों के वर्गों के संगठन के कारण बहुत सी हमको वर्ण व्यवस्था से अलग ये सब जातियों के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। धीरे धीरे व्यवसाय क्रमतः पैतृक होते गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पिता का जो उद्योग धंधा है उसको पुत्र ने सीखा और उसने दूसरे काम को न करके उसी काम को आगे बढ़ाया। जैसे नाई है, उसने बाल काटे, उसने अपने पुत्र को सिखा दिया, वो कार्य बचपन से वो देख रहा है, कर रहा है, तो वो करने लगा। अगर ब्राह्मण वर्ण है तो उसके बच्चे कथा कहने लगे या ब्राह्मण यज्ञ आदि कराने लगे, है ना।
उन्हीं कार्यों को करने लगे जो उनके परिवार में उनके पूर्वज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि एक सभी वर्गों का एक अपना अपना महत्व होने लगा और उसी हिसाब से ये इनमें बढ़त दिखाई पड़ती है। तो इससे अनेक जो जातियां हैं वो समाज में इसी प्रकार से बन गई। इन्हीं जातियों का विकास हमको व्यवसायों के अंदर से विशेष रूप से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है कि जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज में उद्योग धंधे आदि जैसे जैसे विकसित हुए, लोगों ने अलग अलग कार्य किए, फिर वो पैतृक हो गए। जब पैतृक हुए तो विभिन्न जातियां दिखाई पड़ने लगी और एक हमको अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण भी बहुत अधिक जातियों की भरमार दिखाई पड़ती है समाज में। ठीक, तक्षक बढ़ई जैसी बढ़ई होते हैं जो तक्षण का कार्य करते हैं, तक्ष और बढ़ई, ये सब जैसी शिल्प प्रधान, इनको शिल्पी कहते थे। शिल्प प्रधान जातियां जो हैं ये बौद्ध युग में भी बाकायदा मौजूद थी और बहुत ज्यादा प्रगति भी कर रही थी। उत्तर वैदिक युग के बाद बौद्ध युग में भी इनकी प्रगति हो रही थी, इनका बहुत महत्व था इस पर। तो इस प्रकार जाति प्रथा का विकास आर्य तथा अनार्य जाति से प्रारंभ हुआ। पहला शब्द हम सुनते हैं आर्य एक जाति, दूसरी अनार्य जाति है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंच गया? व्यवसायों को कवर करते हुए, कृषि पशुपालन वाणिज्य व्यवसाय आदि को कवर करते हुए अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के भी कारण समाज में बहुत से वर्गों का अभ्युदय हो गया जो वर्ण न कहलाकर जाति कहलाए। ठीक है, और भले ही शूद्र अपवित्र माने गए। आर्यों के जो चारों वर्ण थे वो एक जाति थे कि ये सब आर्य जाति के अंतर्गत आते हैं चारों वर्ण। भले ही शूद्र अपवित्र माने गए बाद में, किंतु आर्यों ने उन्हें अपनी वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया, प्रेम पूर्वक स्थान दिया कि आपका काम यह है कि हमारे तीनों वर्णों की सेवा करो, लेकिन आप हमारे साथ रहो, हमारे घरों में रहो, हमारे खेतों में रहो, वहां पे काम करो। बदले में उनको भोजन आदि जो भी मतलब खाने पीने सोने कपड़े पहनने आदि का वो मिलता था, मेहनताना। लेकिन वो इस तरह धीरे धीरे घुल मिल गए तो उनको चौथे वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया। अब आर्य और अनार्य समाज एक में धीरे धीरे मिल गए। अनार्यों को हालांकि चौथे वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो अनेक शूद्रों ने तो का अपने कर्म द्वारा ही, ऋग्वैदिक युग में अपने कर्म द्वारा ही ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। बहुत से शूद्र ऐसे थे जो ब्राह्मण के कोटि तक पहुंचे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तब लचीली थी। आपने जाबाली ऋषि का नाम सुना है? कवश, एलुष जो थे ये सब शूद्र थे। जाबाली ऋषि ये सब दासी पुत्र थे जो यज्ञों में ब्राह्मणों के साथ काम कराया करते थे, सारी प्रक्रिया देखा करते थे और वहीं पर उन्होंने सुन सुनकर अध्ययन भी किया मंत्रों का और जाप किया और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी तपस्या का मतलब होता है उन्होंने मेहनत की और वो ऋषि के पद को प्राप्त किए। उनको लोगों ने समाज में सम्मान दिया। महाभारत युग में हम विदुर को देखते हैं, पांडवों के चाचा, पांडु के और धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर जैसे वो नीति के ज्ञाता थे। महाराज धृतराष्ट्र के बगल में उनका सिंहासन लगता था जहां पर वो बैठते थे, और जबकि वो एक दासी के पुत्र थे। विदुर का जन्म दासी से हुआ था राजमहल के, तो वो दासी पुत्र थे। तो जन्म से वो शूद्र थे लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की कोटि में पहुंचे। ठीक है, बाद में जब जनसंख्या बढ़ी और वर्णों को पहचानना मुश्किल होने लगा, अब जब जनसंख्या बढ़ गई तो वर्णों को ठीक ठीक पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन ब्राह्मण वर्ण से कौन क्षत्रिय वर्ण से है। कुछ हालांकि वो कर्म के आधार पर थी, ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी तो कर्मों द्वारा तो पहचाने ही जाते थे, लेकिन फिर भी जब जनसंख्या बढ़ गई तो सब उसमें हौच पौच होने लगा सम्मिश्रण से, तो उनको पहचानना मुश्किल होने लगा समाज में, क्योंकि बहुत सारी जातियों के रूप में लोग दिखाई पड़ने लगे। तो अपनी श्रेष्ठता, तब क्या हुआ, अपनी श्रेष्ठता या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ण अपने को जाति मानकर बैठ गया। जैसे ब्राह्मण वर्ण था पहले, अब कहते हैं ब्राह्मण कौन सी जाति के हो, ब्राह्मण जाति के हैं। क्षत्रिय वर्ण था, अब कौन सी जाति के हो, क्षत्रिय जाति के हैं। अब हम वैश्य जाति के हैं। तो अपने को जाति मान बैठा प्रत्येक वर्ण। ठीक है, जबकि जाति प्रथा का विकास हम देखते हैं कि इसी तरह होते रहा और आज का भारत विभिन्न जातियों का अजायब घर बन गया। डॉक्टर गुरिये का कथन है कि हमारे यहाँ प्रत्येक भाषाई प्रदेश में 200 जातियों और 3000 उपजातियों में विभक्त है। प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में 200 जातियां और उपजातियां निवास करती हैं। इस प्रकार पूरे देश में अगर हम देखें तो 3000 से भी अधिक हमको जातियां और उपजातियां दिखाई पड़ती हैं। तो
तो आज की ये क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद।